नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको महाराष्ट्र की राजनीति के महाभारत की बात करना चाहता हूं। एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में खेला होवे, एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार बने हुए करीब 2.5 साल का वक्त हो चला है। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली बार शिवसेना ने कुछ शर्त रखकर सबको चौंका दिया था और इस बार बीजेपी ने शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एकनाथ शिंदे ने सुबह से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। सुबह से शिंदे साहब फ्रंट पर खेल रहे हैं और जो खबर निकल कर आ रही है, मामला हिंदुत्व वाली सियासत से जुड़ा हुआ है। मामला महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन सरकार के दौर में हुए शिंदे की सियासी हैसियत से जुड़ा है और इस पर अभी खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि शिंदे के दांव से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी सरकार पर संकट गहरा गया है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन वाली शर्त शिवसेना के सामने रखी है, वो ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला होवे और ये खेला होवे वाली जो कहानी है वो महाराष्ट्र की सियासत से लेकर गुजरात और दिल्ली तक घमासान मचाए हुए है। चूंकि ये सियासी घमासान लगातार महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अग्निपथ पर घमासान जारी है। देश का युवा अपनी तैयारी में जुट गया है, सियासी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अग्निपथ स्कीम से नाराज युवाओं के हंगामे के बाद मामला शांत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन देश के युवाओं ने अपने सपने पीछे दौड़ लगाने शुरू कर दिए, मगर सियासत है वो मानने को तैयार नहीं है। सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आगे संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी तैयारी में जुट गया है। एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा देश के जवानों के समर्थन में 24 जून को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने में जुट गया है। अग्निपथ स्कीम के पक्ष में कैसे एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला, कैसे सेना के अधिकारी एक बार फिर से सामने आए। अग्निपथ पर जो घमासान मचा हुआ है उस पर भी आज ताजा अपडेट देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। महाराष्ट्र में
सियासी उथल पुथल का दौर तेज हो रहा है। बीते कुछ घंटों में महाराष्ट्र सरकार पर अचानक संकट के बादल छा गए हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र की सरकार की गाड़ी सियासी पटरी से उतरती नजर आ रही है और दावा तो यह किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ इतने विधायक हैं कि वो तब सरकार का हाजमा बिगाड़ सकते हैं, यानी सत्ता से उनको बेदखल कर सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुंबई में जिस तरीके से हाईटाइट का खतरा बना हुआ है, कुछ उसी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में खेला होवे वाली कहानी फिट बैठ रही है। एकनाथ शिंदे के बारे में बताया जा रहा है कि वो शिवसेना की हिंदू विरोधी नीति से खफा हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी को एक बार फिर से साथ आने की बात कही जगाई जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार का आरोप है कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि शिवसेना से अपना घर नहीं संभल रहा, इसीलिए महाराष्ट्र में खेला हो गया। शिवसेना में गुटबाजी, राह राह पर सरकार की गाड़ी, शिंदे का दाव, खतरे में सरकार। गठबंधन के सहारे एक एक कदम संभाल कर चल रहे उद्धव ठाकरे जाने अनजाने ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसकी उम्मीद कम से कम उन्हें अपनों से तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में न तो दुश्मनी स्थायी होती है और न ही दोस्ती, और इसी का एक सबब है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो एकनाथ शिंदे कभी उद्धव ठाकरे के साथ साथ चलते थे, वो अब उन्हीं के सामने खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात क्या हुआ, ये तो एकनाथ शिंदे जाने या फिर सीएम उद्धव ठाकरे, लेकिन मौजूदा हालात जो बयां कर रहे हैं वो उद्धव सरकार के लिए साफ साफ रेड सिग्नल है। यानी कि जब तक एकनाथ शिंदे वाला सियासी संकट महाविकास अघाड़ी दूर नहीं करेगा, तब तक उद्धव के लिए सरकार चलाना आसान नहीं है। वैसे शिवसेना इसी पूरी उठापटक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है। ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। फूट तो शिवसेना में पड़ी है, लेकिन शिवसेना इसकी तोहमत बीजेपी पर लगा रही है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है, लेकिन उसके इस आरोप से उसके सहयोगी ही इत्तेफाक नहीं रहे। एनसीपी नेता छगन भुजबल इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा तूफान जैसा आया है महाराष्ट्र के जो है हमारे राजनीति में, मगर मैं समझता हूँ कि तूफान आता है तो तूफान कम भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। तो शाम तक जो है या कल तक जो है ये सारी बातें जो है शांत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की सियासत में अचानक पैदा हुए सियासी संकट पर गठबंधन के तीसरे साथी कांग्रेस की नजर भी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर राजनीतिक सक्रियता दिखाते हुए कमलनाथ को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है।
दरअसल बीजेपी के दांव से कांग्रेस पहले भी जल चुकी है और जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वैसे कांग्रेस भी इस पूरी सियासी उठापटक का जिम्मेदार बीजेपी को ही मान रही है। भाजपा का चेहरा दिखाई दे रहा है, असली चेहरा दिखाई दे रहा है। वो कहीं भी विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सरकार चलेगी, इसलिए चलेगी क्योंकि भाजपा भी सरकार नहीं बना सकती है। वो कुछ हलचल कर सकते हैं, कुछ लोगों को खरीद फरोख्त करके कुछ दूसरे तरीके से एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। एकनाथ के दाव से उद्धव परेशान है, लिहाजा मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम उद्धव से मिलने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता सियासी संकट का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में उठे तूफान से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। हाल फिलहाल में कई बार ऐसा देखा गया है कि गठबंधन की सरकार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मुश्किल में फंस जाती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। खबर है कि एकनाथ शिंदे ने जो प्रस्ताव सीएम उद्धव को भेजा है, उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाए। वैसे इसका एक संकेत एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट से दे दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एकनाथ शिंदे के ट्वीट का जो मर्म समझ में आ रहा है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि हाल फिलहाल में जिस तरह से उद्धव सरकार के हिंदू विरोधी फैसले आए हैं, उनसे एकनाथ शिंदे सहमत नहीं है। वो चाहते हैं कि शिवसेना उसी राह पर चले जो राह कभी बाला साहब ने शिव सैनिकों को दिखाई थी। महाराष्ट्र के सियासी संकट से उद्धव की सत्ता जाएगी या बचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव के गले का फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या फिर जाएगी। क्या है पूरा समीकरण, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में जो खेला होवे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाता हूं। पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए, और हो सके और हमारा प्रयास हो, महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा। और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी, और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा, और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स,
एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है, यह मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को हम बता दें कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा ने इस नाम का ऐलान किया है। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। और जिस तरीके से लगातार हम राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर खबर दिखा रहे थे, आखिरकार उस खबर पर भी मोहर लगती नजर आ गई। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर। आदिवासी नेता रही हैं, बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया है, गवर्नर रही हैं और इस बात की उम्मीद ज्यादा थी कि इस बार देश की महिला राष्ट्रपति महिला होंगी और इस खबर पर मोहर लग गई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है और जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार वो ऐलान हो गया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगातार इस खबर को हम दिखा रहे थे। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान हो गया है एनडीए की तरफ से। और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नेता हैं, झारखंड की राज्यपाल रही हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल वो बनी हैं। 2000 से लेकर 2004 तक उड़ीसा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक रही हैं, राज्य सरकार में मंत्री रही हैं। वो पहली उड़ीसा की नेता हैं जिसने किसी भारतीय राज्य की महिला को नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के गठबंधन से सरकार में 6 मार्च 2000 से लेकर 6 अगस्त 2002 तक वो वाणिज्य और परिवार मंत्री का दायित्व संभालती रही है स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। उसके अलावा 2002 से लेकर 2004 तक वो पशु संसाधन की मंत्री रही हैं। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि उड़ीसा में उन्होंने बहुत काम किया है। राजनीतिक इतिहास भी उनका काफी पुराना है और जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उस बात पर कोशिश की गई कि आखिर उनके नाम पर मोहर लग गई। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो चुकी हैं और जिस बात का इंतजार था उस बात का एनडीए की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। लगातार मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि किस तरीके से राष्ट्रपति को नियम को लेकर मोहर लग गई है। आदिवासी चेहरा है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं और 19 जून को बैठक जो हो रही थी उसके बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। और आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल जाएगा, जिस बात का उम्मीद की जा रही थी इस देश को, आखिरकार उस नाम पर मोहर लग गई है। यह पहला मौका है जब इस देश में कोई आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति होंगी। एक तो महिला है, आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं और आदिवासी भी हैं, महिला भी हैं, यानी दोनों तरीके से फिट हो जाएंगी। इसको लेकर साफ है कि आने वाले वक्त की प्लानिंग और रणनीति को लेकर काफी ज्यादा खुशी है। मयूरभंज में उनका जन्म हुआ था और उनके नाम को लेकर जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस देश का अगला राष्ट्रपति कोई आदिवासी होगा, महिला होगा, आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लग गई है। तो एनडीए की तरफ से एक बड़ा दांव चला है। एक तो आदिवासी महिला, ऊपर से इस देश के अगले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। लेकिन अगर विपक्ष की मैं बात करूं, एनडीए की मैं बात करूं, यूपीए की बात करूं, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा प्रत्याशी होंगे। विपक्ष की ओर से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस नाम की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी। यानी आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर तमाम घटक दलों की बैठक हुई थी और इस बैठक में यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज दोनों तरफ से, यानी यूपीए की तरफ से, एनडीए की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट के नाम के ऐलान कर दी है। यशवंत सिन्हा के बारे में देखिए। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का नाम करीब करीब फाइनल होता जा रहा है। विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. सियासत और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अनुभवी शख्सियत यशवंत सिन्हा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिनसे आज भी कई लोग अनजान हैं। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को यहां तक बोल दिया कि मैं तो मुख्यमंत्री बन सकता हूं पर आप कभी आईएएस नहीं बन सकते। जिनके ना जाने ऐसे कितने किस्से हैं जो चर्चाओं में रहे। हम यहां बात कर रहे हैं 24 साल आईएएस अफसर रहे बीजेपी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा की। आइए जानते हैं कैसे हुई यशवंत सिन्हा की राजनीति में एंट्री और कैसा रहा उनका अब तक का सियासी सफर। आइए जानते हैं कैसे हुई यशवंत सिन्हा की राजनीति में एंट्री और कैसा रहा उनका अब तक का सियासी सफर। 1937 में पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस अफसर बने। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने करीब 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में
कई पदों पर अपनी सेवाएं दी। यशवंत सिन्हा ने 1984 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दिया और राजनीति में एंट्री की। सबसे पहले यशवंत सिन्हा जनता पार्टी में शामिल हुए। साल 1986 में यशवंत सिन्हा को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव और साल 1988 में राज्यसभा सदस्य चुना गया। इसके बाद साल 1989 में जनता दल बनने पर यशवंत सिन्हा पार्टी में महासचिव बनाए गए। साल 1990 से लेकर 1991 तक चंद्रशेखर की सरकार में यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। जून 1996 में यशवंत सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। मार्च 1998 में यशवंत सिन्हा को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। 2004 में यशवंत सिन्हा को विदेश मंत्री भी बनाया गया। यशवंत सिन्हा बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन साल 2009 में यशवंत सिन्हा ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय किए गए हैं। भारतीय राजनीति में बड़ा चेहरा है। पहले जनता पार्टी से उन्होंने राजनीतिक सफ़र शुरू किया, उससे पहले ब्यूरोक्रेट रहे और बीजेपी में भी आकर के उन्होंने वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पतन के बाद से बीजेपी में उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं रही और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो वो मुखालिफत पर उतर आए और उन्होंने एक विकल्प बनने की भी कोशिश की, लेकिन हर तरह नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। यशवंत सिन्हा के एक ट्वीट ने राष्ट्रपति चुनाव में उनके नामों की अटकलों को और बल दे दिया है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया और लिखा कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूं। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। अब तक क्या क्या हुआ? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए विपक्ष ने 15 जून को पहली बार बैठक की। जी हां, दोनों ही पार्टियों की तरफ से, यूपीए की तरफ से, एनडीए की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनडीए और यूपीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज कर दिया है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि अब तक के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनका कार्यकाल क्या रहा है, उसकी क्या खास बातें रही हैं और किस किस धर्म और जाति से ताल्लुकात रखते हैं। स्क्रीन पर आइए। सबसे पहले देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद रहे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे। ये मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं इस देश के। इसके अलावा स्क्रीन पर दूसरे नाम लाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आप, दलित राष्ट्रपतियों का अगर मैं जिक्र करूं तो केआर नारायण साहब रहे हैं और मौजूदा रामनाथ कोविंद साहब अभी तक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। आप दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा महिला जो राष्ट्रपति रही थी वो प्रतिभा पाटिल थी। पहली देश की महिला प्रतिभा पाटिल थी और मुझे उम्मीद है कि अब जो दूसरा नाम आएगा वो यहां पर मुर्मू का नाम सामने आ जाएगा। यानी इस देश को 2 महिला मिल जाएंगी और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। साउथ से जो राष्ट्रपति बने वो सबसे ज्यादा बने हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वीपी गिरी साहब, नीलम संजीव रेड्डी साहब, आर.के. वेंकटेश्वरम, ये साउथ के 4 राष्ट्रपति रहे हैं। और अगला नाम, जिस तरीके से मैंने अपने दर्शकों को बताया कि एनडीए की तरफ से, यूपीए की तरफ से इन दोनों के नाम का ऐलान कर दिया है। देश में अग्निपथ पर घमासान जारी है, सड़कों पर संग्राम चल रहा है, सियासी लड़ाई और ज्यादा तेज होती जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंच गई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका दाखिल हो चुकी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सड़क की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट के बाद जैसे ही मॉनसून सेशन शुरू होगा यह लड़ाई संसद तक भी पहुंचेगी। अग्निपथ योजना को लेकर सस्पेंस के हालात बरकरार हैं। कई सवाल हैं जिनका इंतजार अभी भी देश के करोड़ों युवा कर रहे हैं। सेना के अधिकारी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नाराज देश के नौजवानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और आज तो हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल भी सामने आए। अग्निवीरों से देश क्या उम्मीद करता है, इसके बारे में देश के एनएसए अजीत डोभाल ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया और नौजवानों को समझाने की कोशिश भी की। देश ने अग्निपथ योजना का आक्रामक विरोध देखा। देश ने सेना में भर्ती योजना में बदलाव के विरोध में जबरदस्त हंगामा देखा। 20 जून को देश ने अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर भी देखा। लेकिन अब सड़कों पर विरोध थमता नजर आ रहा है। बताया तो यही जा रहा है, सेना के नोटिफिकेशन आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटने लगे हैं। लेकिन अग्निवीरों के नाम पर लड़ाई थमने की बजाय लड़ाई का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। अग्निवीरों के नाम पर लड़ाई सियासी होती जा रही है। विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। विपक्ष को लगता है कि छात्रों में अभी भी भारी असंतोष है। कांग्रेस लगातार सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस का सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के साथ कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध की धार को बनाए रखना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हमलावर हैं। भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी अग्निपथ योजना के आवरण में आरक्षण खत्म करने में जुटी है। ये जो अग्निपथ है इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये देश में हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, न यहाँ के नौजवानों के हित में है। इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि 25% हम उसको सेना में रख लेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम अपने कार्यालय में चपरासी रख लेंगे। खट्टर जी का बयान आया कि जो 4 साल बाद आएंगे उसको हम हरियाणा में नौकरी देंगे। इसका मतलब ये भी है कि आप आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हो। आरक्षण का पालन नहीं करोगे आप, क्योंकि सेना में आरक्षण होता नहीं है। और हरियाणा सरकार कह रही हम आरक्षण मतलब भर्ती लेंगे, मतलब आरक्षण का पालन, मतलब आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। युवाओं को कल 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। तो पूरा युवाओं के साथ ही ये धोखाधड़ी है, देश के साथ अन्याय है। अग्निपथ विरोध के सियासी कलेवर को धार देने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा भी बड़ी तैयारी में जुट गया है। 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी बंद बुलाया है। 24 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में जिला तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। इसकी जानकारी देते हुए एसकेएम के नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन के लिए युवाओं, नागरिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से समर्थन का आग्रह किया है। संकेत साफ है, अग्निपथ योजना का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन के बाद सियासी गलियारों से होते हुए अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अभी तक 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, जिसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि कोर्ट इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष अवश्य सुने। अग्निपथ योजना पर सरकार का पक्ष देश के सामने रखने के लिए एनएसए अजीत डोभाल सामने आए। आज की तारीख में सेना की आवश्यकताओं के मद्देनजर अग्निपथ योजना को देश हित में बेहद आवश्यक बताया। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो एनवायरनमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। साल 2014 में सत्ता में आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस सेना को बेहतर और मजबूत बनाने का रहा। इसके लिए पीएम मोदी लगातार प्रयासरत रहे, कई बदलाव करते रहे। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल सेना के सामर्थ्य को ढालने के लिए मोदी सरकार का फोकस मूलभूत बदलावों की तरफ रहा, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, सिस्टम और स्ट्रक्चर में बदलाव, बेहतर तकनीक और मानव संसाधन शामिल है। एनएसए अजीत डोभाल का कहना है कि इसी कड़ी में इस अग्निपथ योजना को देखा जाना चाहिए। इसे अलग से देखना सही नहीं होगा। सेना में सैनिकों की औसतन उम्र का कम होना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से अग्निपथ स्कीम लाई गई है। जैसे सेना में सीडीएस की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, साल 2019 में सरकार ने जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति के साथ ही नई शुरुआत की। तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि सीडीएस का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे। डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था। डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है। परिवर्तन कई लोगों को पसंद नहीं आता। अग्निपथ योजना के विरोध को अजीत डोभाल इसी रूप में देखते हैं। लेकिन जो परिवर्तन देश हित में है, जो परिवर्तन सेना को बेहतर बनाने के लिए है, उससे पीछे हटने की मंशा सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल के बाद जॉब सिक्योरिटी को लेकर सरकार काफी कुछ क्लियर कर चुकी है। आगे भी इस पर काम जारी है। एक बात एनएसए अजीत डोभाल ने बिल्कुल साफ कर दी है कि देश के प्रति समर्पित और सकारात्मक सोच वाले युवाओं को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन अभी और बचा हुआ है। इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्ब करें तो वो एक नए कैरियर की नई शुरुआत नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।